वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली दो प्रश्नावली को प्रारंभ करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है और बहुत मजेदार प्रश्नावली है। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने या जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और भी अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, बहुपद प्रश्नावली नंबर 2। तो कोई विद्यार्थी बताएगा कि बहुपद क्या होता है? बताइए। यदि किसी बीजीय व्यंजक के सभी चरों की घात पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होती है तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता बहुत अच्छे, बहुत एकदम सटीक प्रवाह। कक्षा 9th की एक प्रश्नावली हुआ करती थी जिसका नाम था बहुपद। 9th में आप पढ़ के आए। तो किसी बीजीय व्यंजक नहीं पढ़ के आए 9th क्लास में, है ना? पढ़ के आना चाहिए। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी बात बता दूँ, ठीक है। तो किसी बीजीय व्यंजक के चरों की सभी घातें एक पूर्ण संख्या के रूप में हो तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ढंग से सुनेंगे तो सभी बातें समझना है। बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे यदि बीजीय व्यंजक के चरों की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है ना? यही तो पता होना चाहिए पहले। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बहुत अच्छे। चर तथा अचरों के मध्य संक्रिया कराए जाने पर प्राप्त व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। संक्रिया का मतलब मैंने आपको एक दिन और बताया था, प्लस माइनस गुणा और भाग। कोई हम चर लें और अचर लें, उनके मध्य संक्रिया कराएं या उनको दोनों को, अथवा ये कहें कि जो जोड़ें, घटाएं, गुणा करें अथवा भाग दें, तो प्राप्त व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर क्या होता है बताओ, चर के बारे में आप क्या जानते हैं? 60 से पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छे। आपका कहना है कि जिनका मान बदलता रहता है वो क्या होता है? चर। जिनका मान नहीं बदलता है वो क्या होता है? अचर। अब देखो, चर में क्या है कि बीजगणित में राशियों के स्थान पर चिन्हों अथवा प्रतीकों का उपयोग किया जाए। अब तुम्हारी समस्या ये हो जाएगी कि ये बीजगणित क्या होता है ना? हो जाएगी ना? बीजगणित क्या होता है? बीजगणित की कौन बताएगा बीजगणित क्या होता है? देखो, बीजगणित का मतलब हो जाएगा गणित की ऐसी शाखा। गणित का ये हिस्सा है बीजगणित और अंक गणित। तो अंक गणित में तो अंक चलते हैं। अंक समझते हो? 1 2 3 4 5, ये क्या है? हमारे अंक है। तो ये अंक गणित चलता है। और बीज गणित में क्या चलता है? बीज। यहाँ बोलेंगे बीज। बीज का अर्थ क्या होता है? यहाँ चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह या अक्षर या चिन्ह कहूं मैं। देखो, गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अंकों के स्थान पर अक्षर या कोई चिन्ह का उपयोग किया जाए।
तो वो क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। जैसे अंक के स्थान पर हम किसका उपयोग करें? अक्षर का। एक्स वाई जेड क्या है? अक्षर है। या कोई हम और कोई चिन्ह लें या और कोई प्रतीक लें तो वो क्या बन जाएगा? बीजगणित बन जाएगा। अक्सर मैं लिखूं जैसे 3 + 5 बराबर क्या लिखा हो जाएगा? 8। तो मैं 3 की जगह पे मैं कोई अक्षर का उपयोग किया मैंने, ठीक है। 3 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया? एक्स लिख लिया। तो x + 5 = 8 लिखूं तो ये क्या कहलाएगा? बीजगणित कहलाएगा। ये किसका हिस्सा हो जाएगा? बीजगणित का हिस्सा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बीजगणित का हिस्सा हो जाएगा यदि अंकों के स्थान पर अक्षर या चिन्ह का उपयोग किया जाए। देखो ये पता है हमें 3 + 5 = 8 होता है, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में 3 की जगह पे मैंने x लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? बीजगणित कहलाएगा। अब ऐसा है, आप हेडिंग लिखो पहले बीजगणित, तब समझ में आएगी बातें, है ना। अभी समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा। ये बीजगणित का हिस्सा है प्रश्नावली नंबर 2, 3 और 4, है ना। आपकी प्रश्नावली नंबर 2 आने वाली 3 और 4 बीजगणित का हिस्सा है। तो पहले हेडिंग लिखो बीजगणित। लिखो गणित की ऐसी शाखा, गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अंकों के स्थान पर अंकों के स्थान पर अक्षर या चिन्ह का उपयोग किया जाए। अक्षर या चिन्ह का उपयोग किया जाए तो वह बीजगणित कहलाता है। तो वह बीजगणित कहलाता है। बीजगणित कहलाता है। आई बात समझ में? गणित में अक्सर अंक चलते हैं। अंक के स्थान पर हम कोई अक्षर या चिन्ह का उपयोग करें तो वही क्या कहलाएगा? बीजगणित। जैसे मैंने आपको बताया 3 + 5 = 8 होता है। 3 की जगह पे हम x लिख लें, y लिख लें, z लिख लें, यानी कहने का मतलब ये है कि जो x y z मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बीजगणित। क्या कहलाएगा? बीजगणित। अगली बात समझ में? उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात लिख लो, x + 5 = 8, ताकि आपको समझ में आ। ठीक है। अब अगली हेडिंग लिखो चर। चर क्या होता है ना? तो लिखो बीजगणित में बीजगणित में राशियों की जगह बीजगणित में राशियों की जगह अक्षर या
बीजगणित में राशियों की जगह अक्षर या चिन्ह का उपयोग किया जाए। बीजगणित में राशियों की जगह अक्षर या चिन्ह का उपयोग किया जाए। अक्षरों की जगह सॉरी राशियों के स्थान पर अक्षर तथा चिन्ह का उपयोग किया जाए जिनका मान या जिसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। देखो मैंने क्या बताया आपको कि बीजगणित में राशियों के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्ह का मतलब समझ रहे हैं। एक्स वाई जेड ये क्या है, अक्षर है, या कोई और चिन्ह का उपयोग करें, ठीक है। और राशियों का मतलब संख्या है ना। मैं कहूंगा आपसे जैसे कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 7 मिलता है। कोई संख्या है जिसमें मैं 5 जोड़ूं तो कितना मिलता है, 7। तो ये संख्या है ना, कोई संख्या होगी। इसकी जगह पर मैं कोई चिन्ह प्रयोग कर लूं या अक्षर प्रयोग में कर लूं, तो संख्या है, राशि है, उसकी जगह पर मैंने क्या कर लिया, कोई अक्षर प्रयोग में ले लिया है। मैंने भैया बोला आपसे कि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है, तो वो को संख्या है ना, उसकी जगह पे मैंने क्या प्रयोग कर लिया, तो यही एक्स क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ एक्स का मान बताओ कितना होगा, फिर तो होगा कितना होगा, तभी तो 2 और 5 जुड़ के कितना हो पाएगा, 7। ऐसे ही मैं आगे बात करूं कि किसी संख्या में, तो मान लो वो संख्या मैंने क्या लिख ली, एक्स, ये क्या हो जाएगा, चर। किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। किसी संख्या की जगह पर उपयोग कर रहे हैं ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो बताओ इस x का मान क्या हो जाएगा, 8। यहाँ तो x का मान 8 निकल के आ रहा था, यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 2। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर, तभी लिखा है मैंने, अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होता है। ऐसा नहीं है कि x का मान एक बार हमने 2 निकाल लिया तो यही जीवन भर रहेगा। प्रत्येक समीकरण में x का मान अलग अलग होगा, अलग अलग स्थिति होगी, समीकरण अलग अलग होगा और उसका मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैंने जो परिभाषा बोली आपको वो समझ में आई कि बीजगणित में राशियों के स्थान पर, ये राशि थी, उसके स्थान पर किसी अक्षर या चिन्ह का उपयोग करें जिसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है। तो आप उदाहरण के रूप में ये लिखो x + 5 = 7। x + 5 = 7, जिसमें x एक चर है। आगे लिखो, जिसमें x एक चर है, जिसमें x एक चर है। आई बात समझ में। अब अगली हेडिंग अचर। अगली हेडिंग लिखो अचर। अचर में लिखो जिन राशियों का मान नहीं बदलता हो।
जिन राशियों का मान नहीं बदलता हो अचर कहलाते हैं। जिन राशियों का मान नहीं बदलता हो अचर कहलाते हैं। अब देखो x+5 = 7 लिखा था, ये 5 आज भी 5 है, कल भी 5 रहेगा, और दूसरे समीकरण में इसका भी उपयोग कर लो तब भी इसका मान क्या होगा 5। 5 का मान बदल सकता है, ये 5 का मान 5 यहाँ होगा और आप अमेरिका चले जाओगे तब भी 5 का मान 5 ही होगा, है ना। भले ही पाकिस्तान में भाव कम चल रहे हैं लेकिन 5 का मतलब वहां भी 5 ही होगा, समझ रहे हो ना, है ना। तो 5 है, ये बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अचर। और ये x है, इसका मान क्या हो सकता है बदल सकता है। देखो x का मान यहाँ भी बदल जाएगा समीकरण में, मैं यदि ये कर दूं तो अब कितना हो जाएगा x का मान 5 हो जाएगा। अभी l कितना था, तो यहाँ मान बदलूं, यहाँ मान बदल जाएगा, लेकिन ये 5 है, ये 5 का मान क्या रहेगा 5 ही रहेगा। ये क्या कहलाएगा अचर कहलाएगा। अगली बात समझना। अब अगली हेडिंग लिखो बीजीय व्यंजक, यूं करके समझना है ना। देखो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर तथा अचरों के मध्य, चर तथा अचरों के मध्य संक्रिया, इधर देख लेना या ना लिखना, तो संक्रिया कराए जाने पर, चर तथा अचरों के मध्य संक्रिया कराए जाने पर प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखो मैं कहूं x क्या है, कोई चर है, और तीर क्या है अचर है, तो इनके मध्य में यदि प्लस का चिन्ह लगा दूं अथवा माइनस का चिन्ह लगा दूं अथवा गुणा कर दूं अथवा भाग लगा दूं, ये माइनस कर दिया, इन दोनों में ये क्या कर दिया गुणा, और ये क्या कर दिया, तो ये सभी क्या कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएंगे एग्जाम्पल के रूप में लिख लो। कोई भी चर हो सकता है, कोई भी अचर हो सकता है, हाँ चर चर भी हो सकते हैं, ठीक है। x+y ये भी क्या कहलाएगा एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा, तो अलग अलग चर है, ये भी लिख लेना x+y, ये भी कहेंगे इसको बीजीय व्यंजक है जी। ये कक्षा 8 तक की कहानी हुई है अभी, 8 में ही बताया गया चर अचर और बीजीय व्यंजक, ठीक है। हाँ जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हैं उन्होंने तो ये पहले से परिभाषा पढ़ रखी होंगी जरूर, है ना। क्या हो गया कौन कहेगा नहीं पढ़ी, हाँ तुमने याद नहीं की होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने तो पढ़ाया होगा। अच्छा तूने नहीं पढ़ी अपनी बताओ, तो फिर हाँ। अब हेडिंग लिखो बहुपद,
हेडिंग लिखो बहुपद। ऐसे ही मैंने एक दिन क्लास में पूछा कि बहुपद क्या होता है, तो एक विद्यार्थी बोला पद का मतलब गुरुजी पैर होता है, और इसका मतलब आप समझते ही हैं, है ना। ऐसा नहीं बोलना है, ये गणित है, ठीक है ना। ये बोला ना पद का मतलब पैर होता है, और बात तो सही है उसकी, होता हुआ कहीं। हाँ जी, हाँ देखो, एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। एक बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि यदि उसके चरों की घात, यदि उसके चरों की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, उनके चरों की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। क्या ये, क्या मजाक है। तो देखिए, मैंने कहा था कि बीजीय व्यंजक के चरों की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। जैसे 2x² प्लस 5 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या समझते हो, 0 1 2 3 4 पूरी संख्या होनी चाहिए, पॉइंटों में ना हो। अच्छा, अब वो मुद्दा ये है कि बीजीय व्यंजक बहुपद कब नहीं होगा, ये समझो। ये तो सीधा सीधा उदाहरण हो गया, आपको समझ में आ रहा है। मैं लिखूं 3x की घात 2.5 प्लस 5, क्या चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में है? तो इसको आप बहुपद नहीं बोल सकते हैं। ये लिख दूं 4x की घात 7/2 प्लस 5, क्या ये पूर्ण संख्या के रूप में है? नहीं है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। हाँ, बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक तो कह सकते हैं। ध्यान रखना, बीजीय व्यंजक की क्या परिभाषा थी? चर और अचर के मध्य में संक्रिया कराई जा रही है, तो बीजीय व्यंजक तो बोलेंगे, लेकिन बहुपद नहीं, क्योंकि बहुपद की परिभाषा, इसीलिए परिभाषा को पकड़ने की कोशिश किया करो। परिभाषा में क्या था? चर की सभी घातें एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अथवा मैं ऐसे लिख दूं कि 4x की घात √2 प्लस 5, क्या ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि x की घात कितनी है? √2। √2 क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। अच्छा, मैं ये लिखूं 5x की घात वर्गमूल 9 प्लस 7, क्या ये बहुपद होगा? और विद्यार्थी बताओ, होगा या नहीं होगा? कितने विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं कि यह एक बहुपद होगा? बहुत अच्छे। क्यों? जब मान तो 3 होता है। हाँ, √9 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। √9 का मान क्या होता है? 3 होता है। 3 ही लिखा, जैसे ही लिखा वैसे ही क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। बात समझ में आई? तो ये तो नहीं होता है, और होने के लिए आपको एक उदाहरण ये लिख लो, ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा।
है ना? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? नहीं कह रहे तो मत कहो। अब देखो भाई आगे, हाँ जी, ए बातें नहीं, ध्यान रखे। अभी कक्षा 9 का कुछ नहीं बताया, 10 का कुछ नहीं बताया, ये 9 की बातें हैं। अच्छा, अब देखो बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद को एक तो पदों के आधार पर, और एक घातों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ले ऐसे करके डिवाइड कर किया गया। एक पदीय का मतलब पढ़ाते समय आपस में बातें नहीं, कौन से टॉपिक पर चर्चा चल रही है ऐसी इम्पोर्टेंट? हाँ बोलो, बातें नहीं करोगे पढ़ाते टाइम, ध्यान रखना नहीं दोनों के यूं मूड भिड़ा के, यहाँ ध्यान होना चाहिए। एक पदीय का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों। द्विपदीय का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों। त्रिपदीय का मतलब और भी ज्यादा हो तो बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यही पूछा जाता है, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, या इनमें से कोई। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पद का मतलब जैसे मैं कहूँ 3xyz, कितने पद हैं इसमें? और ये लिख दिया जाए 3x + 4y। पद कक्षा 8 में पढ़ा था, ध्यान उठाओ, है ना? कितने पद हैं? तो प्लस या माइनस का चिन्ह आता है तब क्या बनता है? इसमें कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, ये सब गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए ये कितना पद का है? एक पद का। पढ़ के आए, मैं तो आपको रिपीट करा रहा हूँ, है ना? टॉपिक चल रहा है तो पूरा। ये यहाँ कितने पद हो गए? क्योंकि एक पद ये, एक पद ये हो गया, तो 2 पद हो गए। ये लिख दिया जाए x + y + z, तो ये कितने पद हो गए? और यहीं ये लिख दिया जाए x y z, तो ये कितना पद है? एक, है ना? प्लस या माइनस के चिन्ह से पता चलता है पद कितने बन रहे हैं। ठीक, घातों के आधार पर देखो, एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद। ऐसे ही प्रघात बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब समझो क्या होता है। रैखिक बहुपद बोलो। हाँ, एकू नहीं हुए, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 हो। कितनी हो? 1। तब उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x + y, x की घात कितनी है? y की घात कितनी है? 1। तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, आपने अभी ये बोला कि एक भी ना हो, एक भी ना होगी तो फिर कितनी होगी?
0 कितनी होगी? तो एक 0 घात का बहुपद और होता है, आगे जाके पढ़ोगे आप, फिलहाल 10वीं क्लास में तो उतना ही होता है ना। 0 घात का और होता है जिसके सभी चर, कितने चर का मान 0 तो 0 हो जाता है, छोड़ो उसको। आप तो ये समझो उच्चतम घात 1 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघात में क्या हो जाएगा बोलो? उच्चतम घात कितनी हो जाएगी? यहाँ ये भी है लेकिन या की घात कितनी है? 1, या की कितनी है? उच्चतम वाली तो कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही त्रिघात बहुपद की बात की जाएगी, इसकी उच्चतम घात कितनी होगी? जैसे 3x³ + 4 उच्चतम घात है, इसकी कितनी है? ठीक है, भले ही पद कम है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो घात देखेंगे, यहाँ पद नहीं है। बात समझ में आई? तो ये भी कक्षा 8-9 तक का मामला, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बोल देंगे 4 घात का बहुपद है, ठीक है, बस बाकी की बातें खत्म। अच्छा, इन परिभाषाओं को लिखाऊं या ऐसे ही ठीक है? समझ में आ गई? पूछ है ऐसे ही ठीक है, समझ में आ गया ना? पूछा कभी नहीं गया, बस समझ पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। कक्षा 8-9 की बात है, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर एक बात लिखो, नोट लगा के। लिखो, किसी बहुपद की जितनी उच्चतम घात है, किसी बहुपद की जितनी उच्चतम घात है, जितनी उच्चतम घात है उतने ही शून्यक होंगे। जितनी उच्चतम घात है उतने ही शून्यक होंगे। समझ में आई बात? 2 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्य कितने निकल के आएंगे? 2। और 3 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्य कितने निकल के आएंगे? ऐसे ही 4 वाला होगा तो उसके 4, है ना। 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे लिख दिया 4x की घात 4 + 5x + 3 के शून्यकों की संख्या बताओ, है ना। 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शून्यकों की संख्या बताओ। ऑप्शन में होगा 1, 2, 3, 4, तो कौन सा सही होगा? 4, है ना। हमें क्या देखना है? जितनी उच्चतम घात है उतने ही उसके शून्यक या हल होंगे, है ना, शून्यक या हल। ठीक, तो बहुत देर हो गई, अब 10वीं क्लास के गणित पर आ जाओ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, गणित देना थोड़ा सा। हाँ जी, सभी विद्यार्थी गणित में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिएगा। जिन विद्यार्थियों के पास गणित नहीं है तो व्यवस्था कर लें, है ना। अपने पहली क्लास में कोई आपका भाई बहन पढ़ाओ, उनसे ले लें पढ़ने के लिए, है ना। हाँ जी, बात है नहीं।
देखिएगा, मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा बस आपको, केवल देखने मात्र से ही प्रश्न हल होंगे। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, क्या लिखा है, y बराबर px का ग्राफ x अक्ष, सॉरी px, यहाँ px बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताइए। हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। कुछ ऐसे करके है पहला, रुको जरा, दूसरा कुछ ऐसे करके है, और तीसरा ये करके है ना, ये तीसरा है। चौथा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, पांचवा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, और छठवा है कुछ ऐसे बना हुआ है। देखिए ये क्या है, px कोई बहुपद है। px किसका मान दिया है, बहुपद का मान दिया हुआ है। तो px है तो इसमें हमें, और उस बहुपद की ये क्या बना दिए गए हैं, ग्राफ। क्या बना दिए गए हैं, ग्राफ बना दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इस px के शून्यकों की संख्या कितनी है ना, शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो बहुपद क्या है, px, तो हमें देखना है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो बताओ यहाँ शून्य कितने हो रहे हैं, कितनी, ये x अक्ष है, ये समझते ही आप, ये क्या है और ये क्या है, y अक्ष। तो x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ बोलो, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। यहाँ देखो, ठीक है। हाँ, गणित से देख करके बता, तू समझेगा तो है नहीं। यहाँ कितना हो रहा है, और यहाँ बोलो यहाँ कितनी बार काट रहा है, यहाँ भी ध्यान रखना है, एक ही बार टच कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ बोलो, गिनती आती है अवस्था, पर तो तुम्हारे मजे ही हैं, कर पाओगे है ना। पर ध्यान रखना, समझ में आया। ये लिखा है मैंने y बराबर px, तब हम कौन से अक्ष को देख रहे हैं, x अक्ष को। यदि मैं ऐसे लिख दूं x बराबर py, तो कौन से अक्ष को देखे होगे फिर, y अक्ष को कितनी बार है ना। तो ये क्वेश्चन आप फिर इसके 2 पॉइंट कर लेंगे। हाँ, धन्यवाद आज के लिए। वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर किया करें और अच्छे कमेंट किया। धन्यवाद। देखो पहले इसको।